होता है किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है, ये भी चीज हो जाता है। उन सारी चीजों की हेल्प हमें मिल जाती है और उसके हेल्प की मदद से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार फिर से आप जाइए जिन क्वेश्चन को आपने सर्कल किया हुआ था, ठीक है, उसमें से देखिए फिर से अब कितना बन रहा है। ठीक है, मैं अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जब नेगेटिव मार्किंग आ गया है तब हमने 87 पहले ले लिया। ठीक है, किसी का 80 जा सकता है, 75 जा सकता है, हर किसी का अपना अलग अलग जा सकता है। दूसरी बार में अब हम इसमें देखेंगे कुछ हम इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, 3 वाले में जहां तीनों पे डाउट था, मे भी ज्यादा ज्यादा होगा कि एक इसमें से कंफर्म लग रहा है ये नहीं होगा, तो ये 50-50 में बचेगा। ठीक है, या हो सकता है कि इसमें से भी कंफर्म हो जाए, तो जैसे ही कंफर्म हुआ अब मैं एक साथ क्वेश्चन भी मैं करता चला जा रहा हूँ और बबल्स भी मैं करता चला जा रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, अब लग रहा है बन गया, बबल्स मैंने फिल कर दिया। ठीक है, फिर लग रहा है अगला क्वेश्चन मुझसे छूट जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ करके आगे बढ़ते चलेंगे। लास्ट में जो थर्ड वाला जो हमारा इटरेशन चलेगा, उस इटरेशन में हम क्या काम करेंगे, जहां हमारा 50-50 वाला है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों में से कोई एक आप लगाइए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपके टोटल अटेम्प्ट 130 135 के अराउंड अगर नहीं जा रहा है तो ठीक है, अगर ऑलरेडी आपने 130 135 के अराउंड आपने अटेम्प्ट ले लिया तो फिर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इतने ज्यादा रिस्क खेलने की। 10 12 15 क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल तीन तीन उसमें लग रहा है कि मुझे एक के बारे में भी हो सकता है नहीं पता हो, एक पता है, तीन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में तो बिल्कुल सुना ही नहीं है मैंने। ऐसे क्वेश्चंस होंगे 10-15, आप ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। 10-15 क्वेश्चंस अब नेगेटिव मार्किंग आ गया तो छोड़ना भी चाहिए। ठीक है, और छोड़ते हैं, स्मार्ट लोग छोड़ते हैं उसको बेवजह का, उसमें अटेम्प्ट लेकर के अपना नेगेटिव मार्किंग नहीं करवा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और इसके अलावा कौन सा था, एक नंबर ऑफ मॉक्स। देखिए, ये नंबर ऑफ मॉक्स के बारे में पहले बता दिया, डिपेंड करता है कि आपका वीक वाला पोर्शन कौन सा है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, ये वाला आप करके देखिए, अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो मे बी आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ेगा। अगर आप बहुत बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं टाइम को, तो फिर इतने ज्यादा मॉक्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। फिर से काम क्या करना है, रिवीजन वाला काम। रिवीजन वाला काम आप या कोई और ये मिस करे तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं बताते हैं, बहुत सारे टॉपर्स नहीं बताते हैं इस बात को कि शायद पता नहीं उन्हें क्या हो जाएगा अगर इन चीज़ों को बता दिया जाए। तो उन लोगों को भी मैंने देखा रात रात भर पढ़ते हुए। यूपीएससी निकालने वाले भी अगले दिन जब रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले वो भी रिवीजन वाला ही काम करता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। नंबर ऑफ मॉक्स इंडिविजुअली ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से आप सेट कर लो कि आपको कितने मॉक्स बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कितने भी अच्छे हो टाइम मैनेजमेंट, फिर भी आप कम से कम 10 से 15 मॉक्स रियल एग्जाम से पहले जरूर आप लगा करके जाओ। डायरेक्ट कोई भी काम जाकर के एग्जाम हॉल में मत करो कि डायरेक्ट में जा रहा हूँ एग्जाम हॉल में वहीं पर देखा जाएगा, ये काम बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है, इससे प्रॉब्लम होती है, ये मैंने रियलाइज करा है यूपीएससी वाले एग्जाम में। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम, जिन चीजों को आप ग्रांटेड ले लेते हैं वो प्रॉब्लम कर जाती है। इसलिए आप 10 से 15 मॉक्स आप जनरली दीजिए। जिन लोगों को लगता है टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे वो ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर उन्हें नए सिरे से और भी ज्यादा मॉक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक हो गया आपका टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये चीज मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर दूं मैं बहुत अच्छे तरीके से। टेस्ट पेपर एनालिसिस, आप देखिए एक चीज, आप टेस्ट पेपर, सबसे पहली बात तो एक क्राइटेरिया मैं बताऊं, अगर आप टेस्ट पेपर देते हो तो टेस्ट पेपर एक क्वालिटेटिव टेस्ट पेपर होना चाहिए। जैसा तैसा आप मार्केट से कोई भी पेपर मत दो। मैंने देखा है, ठीक है ना, बीपीएससी का जो टेस्ट पेपर वगैरह, मतलब कि सही में बताऊं तो मूड खराब हो जाता है कुछ पेपर देखने के बाद। कैसे ये लोग सेट करते हैं, क्या सोच करके सेट करते हैं पेपर, जैसे लगता है कि कितने पेपर उन्हें बना दें। जब कोई इंस्टीट्यूट और नंबर ऑफ पेपर जब सेट करने लग जाता है तो उसकी क्वालिटी क्या होती चली जाती है, गिरनी चली, क्योंकि उन्हें तेजी में सेट करना है, ज्यादा से ज्यादा पेपर बनाने हैं, तो जैसा तैसा क्वेश्चन वो लोग जो है देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये एक मतलब कि क्राइटेरिया है इसकी, ठीक है ना, ये कंडीशन समझ लो, टेस्ट पेपर क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, आस्था की पेपर दे सकते हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने देखा है इसमें। टेस्ट पेपर आप या फिर आस्था के अलावे भी आप लगाना चाहो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर भी कभी मना नहीं करते होंगे कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं देना, आप दीजिए, डाइवर्स नेचर का पेपर आप दीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, नंबर वन। अब आप एक काम करो, अगर आपने पेपर दिया तो जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, आप इस तरह से क्लासिफाई करो चीज़ों को। इको के क्वेश्चन है आपके पास, बिहार स्पेशल वाला है, ठीक है। इसमें हमारा कॉलम बनेगा
कि आपने कितना सही किया, कितने आपने गलत किया और कितना गैस मार्किंग आपने की। ठीक है, हमारा क्वेश्चंस अगर हमारा यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि अगर 15 क्वेश्चन था हमारा, तो हम इसमें कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना गैस मार्क्स से हम सही कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है और वजह क्या है? सबसे पहली बात तो आप अपना स्ट्रेंथ जानेंगे कि मेरा ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी सब्जेक्ट वाइज हमारा स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बिहार स्पेशल वाले में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर साइंस वाले पोर्शन पे, या हिस्ट्री वाले पोर्शन पे, या ज्योग्राफी। ये एक चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टेस्ट पेपर से हम सिर्फ ये नहीं सीखते हैं कि हम कितना मार्क्स ला रहे हैं। अच्छा, हमने 150 में मतलब कि 120 मार्क्स ले आया, उसके बाद बंद कर दिया हमने पेपर। ठीक है, मैं कहूँगा अगर किसी चीज़ को आपने सही भी कर लिया, कोई आंसर आपका सही हुआ, तो आप एक बार देखिए ये सही आपने कैसे किया। वाकई में आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी उस चीज़ को लेकर के, या फिर आपने जस्ट ऐसे ही लगा दिया और वो सही हो गया। जस्ट ऐसे ही लगाया और वो सही हो गया, तो इसका मतलब वो आपका नॉलेज नहीं है। अभी सही हो गया, दूसरे वाले पेपर में सही नहीं होने वाला है वो चीज़। ठीक है, या फिर रियल एग्जाम में तो बिल्कुल सही नहीं होगा वो। ठीक है, अक्सर गलती होता है, गलती से कभी सही होते हुए देखा है आप लोगों ने? नहीं होता है, तो अक्सर वो चीज़ें गलती होगी आपकी। ठीक है, तो आप ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कुछ दिनों तक शुरुआती दौर में ये मैं काम करता था। क्यों? आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा कौन सा पोर्शन अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हमने अगर गलत किया है किसी क्वेश्चंस को, तो ये गलत हुआ क्यों, इसके भी रीजन ढूंढने हैं। एक तो सबसे पहला रीजन होता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं उस चीज के बारे में, यानी कि कंप्लीटली वो क्या था, न्यू था, आपके स्कोप से बाहर की चीजें थी, तो उस पर रोने धोने से कोई काम बनने वाला नहीं है। कंप्लीटली न्यू था हमारे लिए, इसलिए वो गलत हो गया। या हो सकता है अगर कंप्लीटली न्यू है तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक ही नहीं था, तो इसे ऐसे ही हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट करने के लायक नहीं था। अगर आपने अटेम्प्ट किया है फिर भी गलत हुआ है, तो एक हो जाती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी हो सकता है नहीं हो, कंसेप्ट नहीं होने की वजह से गलत हो सकता है। ठीक है ना? और दूसरा गलत कब हो सकता है? आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, पता है चीज बहुत बेहतर तरीके से, बट मैं जब पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे चीजें याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एक हो गया आप मिस कर रहे हैं चीजों को, और तीसरी एक चीज वो वाली जो अभी हमने शेयर करा, सिली मिस्टेक वाली। और कोई कैटेगरी बन सकता है क्या गलत वाली चीजों में? मैं थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, 10 मिनट और बस। तो मैं हालांकि इस एरिया में मैं जाना नहीं चाहता था, ठीक है, ये थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ये हमारी मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कैटेगरी हमने क्लासिफिकेशन करा, फिर सही गलत और गैस वाला वर्क, उसके बाद सही हो गया, चलो ठीक है, इसमें भी हम लोग देखेंगे सही कैसे हुआ, हालांकि थोड़ा सा मैंने टच किया इसको, और डिटेल में मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत वाले में आता हूँ, ठीक है ना, गलत वाले पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये 3 कैटेगरी हमारी बनती है, या तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसकी क्लासेस भी हुई हैं, लेकिन जब कभी कभी भी ये टॉपिक आता है तो फिर हमारा कंसेप्ट काम नहीं कर पाता। वाकई में या तो किसी फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, या सर को अप्रोच करना चाहिए एक बार, ठीक है, ताकि इसमें हमारी क्लैरिटी आ जाए बहुत बेहतर तरीके से। ध्यान दें, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात है, ये पहली बार पढ़ने में भी लोग मिस्टेक करते हैं, सेकंड टाइम रिवीजन में भी करते हैं। क्या करते हैं, जब उन्हें कोई चीज पढ़ाया जा रहा होता है और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो कभी कभी अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए क्लास में सवाल नहीं पूछते हो। ये सवाल पूछ देंगे तो बगल वाले सोचेंगे कि अरे ये छोटी चीज भी इसे नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो इस चीज को खत्म कर दीजिए। अगर रिस्पेक्ट फ्यूचर में लेना है तो अभी वाला रिस्पेक्ट वगैरह छोड़ दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आप क्लास में आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी खराब होती है, और आगे देखिए कैसे चलता है, जैसे ही रिवीजन में वो वाला चैप्टर आता है, वो वाला टॉपिक आता है, बहुत तेजी में निकलते हो आप वहां से। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इसको बाद में हम देख लेंगे, अभी इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो वेग बनता चला जाता है आपके साथ, वो एग्जाम हॉल तक चला जाता है, और बाद में पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे क्वेश्चन, और कंप्लीटली तब तो वहां आप देख भी नहीं पाते उस क्वेश्चन को, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा उसे, एक वर्ड भी देख लिया आप उससे रिलेटेड, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ये मिसिंग वाला, इसको हम लोग खत्म कैसे करेंगे? तो वही, या तो किसी फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कीजिए, अगर उनके पास इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो, ठीक है, नहीं है तो सर को आप अप्रोच कीजिए, टाइम लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, ठीक है ना, और सर से डिस्कस करके इसको जितना जल्दी हो जाए खत्म कीजिए। जिन चीजों से ज्यादा डर रहे हैं उसको सबसे पहले खत्म करने की कोशिश कीजिए। ओके, सेकंड, ये अगर आप मिस कर रहे हैं तो फिर से वही बात है कि रिवीजन आपकी, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। अगर आप भूल रहे हैं वहां पर और उसके वजह से अगर गलती हो रही है, रिवीजन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा,
देखते रहना पड़ेगा चीज़ों को तभी। और तीसरी ये सिली मिस्टेक वाली वो प्रैक्टिस से ही होगी, आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, पेपर बढ़ाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा 10 हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर देने की जरूरत है, ठीक है। ये 3 चीज़ें करके आप ये वाला काम खत्म कर सकते हो, ये गलत वाला। जैसे ही ये वाला इसमें कन्वर्ट होता है, आपके नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस फिर क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे और फिर मार्क्स भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, ठीक है, तो आपके 1 मार्क्स तो माइनस होंगे, 1/3 मार्क्स है, इतना मार्क्स आपका माइनस होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर ये गलत वाला कन्वर्ट होता है इसमें, तो क्या ये इतना आपका ऐड हो। तो आप जैसे जैसे पेपर देते चले जाएंगे, आप वैसे वैसे इस संख्या को आप घटाते चले जाएंगे और आपका इसमें एडिशन होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप ये ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटी में और कभी ओवरऑल पेपर में करके देखिए। अगर किन्हीं को एक बार 2 बार आइडेंटिफाई करना हो कि उनका वीक एरिया कौन सा है, तो ये वाला काम कर लीजिए। अगर एक बार आइडेंटिफाई हो कि आपका वीक एरियाज, आप वीक एरिया पे अलग से काम कर रहे हैं, और होल पेपर में आप एक बार देखिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मिशिंग या फिर सिली मिस्टेक्स। सही हो रहा है तो किस वजह से सही हुआ है, वाकई में आपके पास अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तब फिर आपको रिवीजन की जरूरत है। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिर भी क्या है, रिवीजन की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इजी हो, ठीक है, कि गंगा नदी पटना के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है, ठीक है, तो ठीक है, आपको जानकारी है बहुत बेहतर तरीके से, फिर भी एक बार रिवाइज की जरूरत पड़ती है, फिर भी एक बार पेपर पर आप लाइन डाल करके आप देखें, ठीक है, जो आपके पास मैप है, पॉलिटिकल मैप है, उस पर आप एक बार लाइन डाल करके देखिए, अच्छा इस जगह से। कभी कभी ये क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है जो इजी लगता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी बहुत अच्छी है, बट वो रिवीजन के अभाव में वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। तो इसके रीजन आप जानिए, उस पर काम कीजिए। सही हो गया फिर भी देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो उसको रिवाइज कीजिए, ये वाला मैंने बता दिया, ठीक है ना। और गैस वर्क से कुछ क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं, तो कोशिश कीजिए, गैस वर्क कीजिए अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे अगर मान लीजिए कि टोटल 80 क्वेश्चंस ही हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस में गैस कीजिए। लेकिन जब आप गैस वर्क करते हैं, सही होता है, तो हम कभी कभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई ऐसा पेपर होता है जहां आपका गैस वर्क काफी ज्यादा सही हो जाता है, कुछ ऐसा पेपर होता है जहां पर गैस वर्क बिल्कुल काम नहीं करते और जितनी बार आप गैस वर्क करते हैं वो गलत हो जाता है। तो आपका एक एरिया आइडेंटिफाई हो गया ना, आप एग्जाम हॉल में देखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी मेरा स्ट्रेंथ वाला एरिया है, स्ट्रॉन्गर एरिया है मेरा, तो वहां हम गैस वर्क कर सकते हैं, मेरा सही होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो प्रैक्टिस पेपर से सिर्फ हमें ये नहीं पता करना है कि मैं कितना मार्क्स मुझे आ रहा है, मैं क्वालिफाई करूंगा, करूंगी, या फिर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। हम पेपर की, जब हम टेस्ट पेपर देंगे तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे इस तरह से, ये चीज आप करेंगे तो आपका फिर माइक्रो लेवल की स्टडी होगी। माइक्रो लेवल पर वो होता है ना, एक जो हम कहते हैं कि उसमें कोई इंजीनियरिंग वाला वर्क कर रहा है, जैसा आपने सुना होगा सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है वो, मतलब क्या, वो सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी काफी ज्यादा माइन्यूट लेवल पर जाकर के कर रहा है। तो आप इसी तरह से पेपर की स्टडी, टेस्ट पेपर की स्टडी, या फिर खुद आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है उसकी स्टडी आप माइन्यूट लेवल पे जाकर के कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला हो गया टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आई थिंक प्री वाला आप चीज़ हो गया, ठीक है। अब प्री वाले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और कोई एग्जाम के टाइम में, देखिए एक चीज़ क्या है, मैंने जो पाया है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, एक बार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा, हालांकि एनसीईआरटी आप 2-3 बार 4 बार, आप जितनी मर्जी उतनी बार पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी। अगर आप पढ़ें तो साथ में ल्यूसेंट रखें साथ में। कुछ चीजें मैंने देखा है कि ज्यादातर चीजों को ल्यूसेंट ने कवर कर रखा है एनसीईआरटी वाली चीजों को। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीजें, तो एनसीईआरटी बुक पे ही आप पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ल्यूसेंट पे आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरा आप ल्यूसेंट की बुक आप देखोगे तो इतना ज्यादा उस पर बार बार पेन लगाया हुआ है, लेकिन आप शॉक हो जाओगे कि मैंने इतनी बार उसको रिवाइज करा है। कभी ब्लू पेन लगा हुआ है, कभी पेंसिल लगा हुआ है, कभी ग्रीन लगा हुआ है, कभी ब्लैक लगा हुआ है, बार बार मुझे लगता है 7-8-9 बार उस पर लगा हुआ है। और छोटे छोटे अक्षरों में पेंसिल से या फिर पेन से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में है वो उसको मैंने कैरी किया है ल्यूसेंट में। क्यों? क्योंकि जब मेरा एग्जाम हो रहा होगा तो मैं एक साथ एनसीईआरटी लेकर के नहीं बैठ सकता, और बैठूंगा तो पता चलेगा 1-2 बुक ही रिवाइज हुआ है, इतने सारे मेरे बचे हुए हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, फिर तब फिर नहीं कर पाओगे उसके लिए। लेकिन ल्यूसेंट है, उसको हम कर सकते हैं। ल्यूसेंट में कुछ चीजें अगर वो छोड़ रखा है, नहीं अगर उसने कैरी करा है एनसीईआरटी वाली चीजों को, तो आप उसको ल्यूसेंट पे आप कैरी कर लीजिए, उसी समय में कर लीजिए, पेन से या पेंसिल से, जैसे होता है छोटे छोटे अक्षरों में कीजिए, उसको जगह वहां बचा करके रखिए, ठीक है ना। फ्यूचर में भी आपको कुछ चीजें और कैरी करना पड़ सकता है,
तो आप उसके लिए जगह बचा सकते हैं, तो फिर जाकर के आप कर सकते हैं। ल्यूसेंट की आप रिवीजन कीजिए, ना कि आप जाइए एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकल ही नहीं है कि आप एग्जाम के टाइम में 1 वीक पहले या फिर 15 डेज अर्लियर आप उठा करके आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, और कुछ क्या चीज? ये मंथली मैगजीन सारे बढ़िया है, ठीक है, नहीं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी आपको जो पसंद आता है उसमें आप कीजिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो कुछ घटनाएं घट रही है, ठीक है, अब हमास इजराइल अगर चल रहा है तो उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको वो काम मेंस में भी आएगा, ठीक है, और प्री में भी आएगा, ठीक है। अगर हमारा ब्रिक्स अगर चला है, ठीक है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, तो उसकी जानकारी आपके पास बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है तो ब्रिक्स से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग टाइज चल रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया इजराइल टाइज हो, सऊदी अरेबिया ईरान का टाइज हो, या फिर अब्राहम अकॉर्ड हो, या फिर बीजिंग अकॉर्ड हो, किस तरह से इन चीजों को, या फिर इंडियन इंटरेस्ट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, इंडिया कितना ज्यादा फायदा उठा सकता है, न्यू मेंबर्स जो आए हैं वो ज्यादा मुसीबत लेकर के आए हैं या फिर काफी ज्यादा उसमें एडवांटेजेस, ये काफी सारी चीजें। अभी रिजीम चेंज हुआ है, आप बता सकते हैं कहीं पे हमारे पड़ोसी देशों में कहीं रिजीम चेंज मतलब गवर्नमेंट चेंज हुआ है, चलो ठीक है, कहाँ पे? मालदीव से। सारे लोगों का जवाब ये नहीं आया, जबकि पता रहना चाहिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ है मालदीव्स में। अगर मालदीव्स में रिजीम चेंज हुआ है तो मालदीव्स के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ है मालदीव्स, किस तरह की पॉलिटी है वहां पे, रिपब्लिकन है पॉलिटी या रिपब्लिक है, वो डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटी में ये सब जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में पता होना चाहिए उसका लैटिट्यूड कहाँ है, लक्षद्वीप और मालदीव्स को डिवाइड करने वाला कौन सा चैनल है, ठीक है, ये सब चीज ज्योग्राफी में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में पता होना चाहिए कि किस तरह से रिजीम चेंज इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे शुरू में उसका पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। वहाँ सबसे पहले मोहम्मद नसीब करके वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, अब्दुल्ला यामीन उसके बाद बने, उसके बाद फिर इब्राहिम सोली थे, और अभी मोहम्मद मुइजू वहाँ पे बने। ये सब चीज आपके पास एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी पार्टी है वहाँ पे, 2 मेजर पार्टी है, ठीक है, एक है वहाँ पे प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और एक है वहाँ पे मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। 2 पार्टी, एक पार्टी इंडिया को सपोर्ट करती है और एक पार्टी चाइना को सपोर्ट करती है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास अभी जो न्यूज में चल रहा है न्यूज से बहुत बेहतर तरीके से अवेयर हो, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, वो क्वेश्चंस पूछ रहा है अगर, तो वो उसी सोर्स से पूछेगा जो सोर्स सबके पास अवेलेबल हो, गरीब के पास भी हो और अमीर के पास भी हो, ठीक है। आप कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगी वाली मैगजीन होगी तो उसी से सवाल आने वाले, ऐसा तो है नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़े, जो चीज चल रहा है, अगर हमास और इजराइल वाला चल रहा है मैटर, तो वहाँ पे ज्योग्राफी, वहाँ की पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एवरीथिंग वहाँ का क्लियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाद बाकी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक कोई भी मैगजीन मैंने बताया कि आप पढ़ लीजिए, मेरा कोई वो मेजर फोकस नहीं है कि आप मैगजीन, हाँ फिर से आप वही सवाल पूछ रहे हैं, आप कोई भी फॉलो कीजिए, ठीक है, मैंने बताया कि कोई भी एक मैगजीन जो बिहार स्पेशल न्यूज को भी कवर करे, नेशनल को भी और इंटरनेशनल को, तीनों न्यूज को वो कवर करे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी जब आप न्यूज़पेपर डेली बाय डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो चीजें हो रहा है उन चीजों को आप ध्यान में रखें। अभी क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, तो आईसीसी चल रहा है, तो आप इसमें भी आप नहीं भी देखते हैं, फिर भी न्यूज आप तो रख ही सकते हैं ना अपने पास। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट पसंद नहीं होगा, तो पर भी आप न्यूज देखते चले जाए, टेबल देखते चले जाए आप, ठीक है, क्या कुछ कैसा चल रहा है। तो ये सब इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में। जिस तरह से G20 कर रहा था, वो इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत बड़ी न्यूज थी, स्पोर्ट्स की दुनिया में ये बहुत बड़ी न्यूज है, चाहे आप क्रिकेट पसंद करते हैं या फिर नहीं भी करते, ठीक है, तो भी ओके। और कुछ, अभी प्री में ही हम लोग हैं, हाँ तो ये अच्छी बात है, हाँ अच्छा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम सब दिन खाना खा रहे हैं तो एक सप्ताह का लास्ट डे ही खा लें, संडे को ही, ठीक है, क्यों इतने दिन खाना है। ये अच्छी बात है कि 6 की चीजें 8 में रिपीट हो रही है और 8 की चीजें 10th में रिपीट, बट आप देखेंगे कि जो उसका लेवल होता है अब लेवल हाइयर होता है, अब हाइयर होता है उसका, नहीं, और होनी भी चाहिए इसी तरह से। आप लेट से आई हैं लगता है, लेट से आई हैं, मैंने बताया था हैंग करने के लिए चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 6 से जब आप 8 में जाते हैं तो 8 की चीजें आप 6 के साथ क्या करते हैं, हैंग करते हैं,
और जब तक आप हैंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप जाकर के पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी या फिर चीज़ें आप याद नहीं रहेंगी। और ये अच्छी एनसीईआरटी की यही एक खूबसूरती है, ठीक है, कि अगर 6 क्लास की चीज़ों को 8th में रिपीट कर रहा है चीज़ों को और तब फिर उसका लेवल को हाई कर रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आपको 6 से पढ़नी चाहिए, ठीक है? 6, 7, 8 आप हिस्ट्री पढ़िए, 9, 10th आप चाहें तो मिस कर सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है।